नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लद्दाख के आसमान में उड़ रहे हैं राफेल और आर्मी ने 20 से अधिक अहम चोटियों पर कर लिया है कब्जा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लद्दाख की ठंड में बीमार पड़ने लगे हैं चीनी सैनिक और स्ट्रेचर पर पहुंचाए जा रहे हैं अस्पताल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जंगी वाहन पहुंच गया है लद्दाख, चीन से मुकाबले के लिए होगा इनका परीक्षण। और इसी के साथ भारत की दहाड़ के बाद डर गया है चीन, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लद्दाख के आसमान में उड़ रहे हैं राफेल, आर्मी ने 20 से अधिक अहम चोटियों पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच अब लद्दाख के आसमान राफेल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रक्षा सूत्रों के मुताबिक 5 राफेल, जिन्हें औपचारिक रूप से 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस में सेवा में शामिल किया गया था, उन्होंने हाल ही के दिनों में लद्दाख के कुछ इलाकों में उड़ान भरी है। एक सूत्र ने बताया, राफेल पायलटों ने अंबाला से लद्दाख तक विमानों को उड़ाया है ताकि वे जहां के परिचालन वातावरण से परिचित हो सके। मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना 4.5 पीढ़ी के अत्याधुनिक राफेल्स की सीमा 780 किलोमीटर से 1650 किलोमीटर तक होती है, जो उनके मिशन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा इन लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइलों जैसे लंबे स्टैंड ऑफ हथियारों से लैस किया गया है। 5 राफेल 29 जुलाई को फ्रांस से अंबाला बेस पहुंचे थे। बाद में उन्हें एक औपचारिक समारोह के दौरान वायुसेना में शामिल किया गया। इन विमानों ने उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी एक सहित विभिन्न इलाकों में दिन और रात एक अभ्यास के तौर पर उड़ान भरी थी। वहीं भारत ने अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाली 20 चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद भारत की स्थिति चीन के मुकाबले मजबूत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पैंगोंग झील के करीब टकराव वाले स्थानों के आसपास 20 से अधिक पर्वत वाले स्थानों पर्वत चोटियों पर अपने वर्चस्व को और मजबूत कर लिया है। दरअसल 29 और 30 अगस्त की रात जब चीनी सेना ने पैंगोंग लेक इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी तो भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया था। इसके बाद भारत ने सावधानी बरतते हुए कई अन्य चोटियों को नियंत्रण में ले लिया था। सीमा पर तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडरों के बीच आज छठे दौर की वार्ता होनी है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन की ओर मोल्डो में सुबह 9 बजे यह वार्ता शुरू होने वाली है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख की ठंड में बीमार पड़ने लगे हैं चीनी सैनिक, स्ट्रेचर पर पहुंचाए जा रहे अस्पताल। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रही तनाव के बीच अब ठंड ने भी लद्दाख में दस्तक दे दी है। ठंड बढ़ने के साथ ही चीनी सैनिकों की हालत भी खराब होने लगी है और उन्हें अस्पताल में ले जाया जा रहा है। पहले ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि चीनी सैनिकों को सर्दी बढ़ने के साथ ही लद्दाख में दिक्कत आ सकती है। भारत के सैनिकों को तो सर्दी झेलने का पहले से ही अभ्यास है, क्योंकि वो सियाचिन जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तैनात रहते हैं। चीनी सैनिक पड़ने लगे हैं बीमार। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने देखा है कि चीनी सैन्य सेना की एक डॉक्टरों की टीम कुछ पीएलए सैनिकों को पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर स्थित फिंगर एरिया से स्ट्रेचरों में ले गई थी, जहां उनका अस्पताल बना हुआ है। दरअसल चीनी सैनिकों को इस तरह के हालात वाले युद्ध क्षेत्रों में तैनात होने का अनुभव नहीं है। इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि चीनी सैनिकों को इस तरह की दिक्कत आ सकती है। सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ेंगी दिक्कतें। विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी वैसे वैसे चीनी सैनिकों की दिक्कतें भी बढ़ेंगी। जिस इलाके में तनाव चल रहा है वहां सर्दी के समय तापमान -50 डिग्री तक चले जाता है। फिंगर एरिया के आसपास चट्टानों का एक ऐसा समूह है जहां पर चीनी सैनिक तैनात हैं। दोनों देशों के सैनिक यहां करीब 1 लाख से अधिक की संख्या में तैनात हैं। 16,000 से अधिक फीट की ऊंचाई वाले इन इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ ही चीनी सैनिकों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं और उनके लिए हालात बदतर हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा वाहक बख्तरबंद जंगी वाहन पहुंचा लद्दाख, चीन से मुकाबले के लिए होगा परीक्षण, जाने इसकी खूबियां। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय सेना चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ किसी भी मुठभेड़ की तैयारी के लिए लद्दाख में अपने सबसे कुशल उपकरणों को तैनात करने के लिए पूरी दमखम के साथ काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए सेना के सैनिकों के लिए 8 पहिए वाले बख्तरबंद जंगी वाहन का लेह में परीक्षण किया जा रहा है। यह वाहन स्वदेशी टाटा मोटर्स की टाटा व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म वाहन है। पूर्वी लद्दाख जैसे बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में अपने सैनिकों को अत्यधिक मोबाइल बख्तरबंद सुरक्षा गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए
भारतीय सेना को लंबे समय से ऐसी ही किसी जंगी वाहन की जरूरत है। यह वाहन सर्दियों के दौरान उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में परीक्षणों से गुजरेगा। यह सैनिकों को ले जाने और रणनीतिक ऊंचाइयों पर भी प्रवेश करने में कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा इस वाहन के इंजन और तोपखाने की कार्य प्रणाली का आकलन करने के लिए डेप्सांग में परीक्षण किया जाएगा। भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सैनिकों की तुरंत आवाजाही के लिए बख्तरबंद जंगी वाहनों की आवश्यकता है, जहां चीन ने बड़ी संख्या में अपने बख्तरबंद जंगी वाहन तैनात किए हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन नए तैनात वाहकों की एक सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना के लड़ाकू वाहनों के संचालन में जबरदस्त प्रगति कर सकती है। टाटा वेब को भी डीआरडीओ प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया गया है। हाल ही के दिनों में यह वाहन कई परीक्षणों से गुजरा है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। यह टाटा डिफेंस व्हील्ड आर्म्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस वाहन की खासियत की बात करें तो ये पहिए वाले वाहन हैं जो बहुत तेज गति से चल सकते हैं। यह वाहन हल्के होते हैं और वास्तविक नियंत्रण रेखा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक साथ कई वाहन हवाई जहाज से एयरलिफ्ट कर पहुंचाए जा सकते हैं। टाटा वेब में एम्फीबियस ड्राइव मोड दिया गया है, जिससे यह जमीन और पानी दोनों जगहों पर आसानी से चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हाइड्रो न्यूमेटिक स्टड्स और स्वतंत्र सस्पेंशन मिलता है। टाटा वेब लगभग 10 से 12 लोगों को ले जा सकता है और इसे टोही वाहन, पैदल सेना वाहक या रसद वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन वाहनों को पैंगोंग सो झील, शुमार और दौलत बेग ओल्डी में सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा इसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है, जो सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए उठाए जा रहे कदमों को बयां करता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में हंगामे पर एक्शन, डेरेक, संजय सिंह समेत 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में रविवार को कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल की घटना से नाराज दिखे। उन्होंने हंगामा करने वाले 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। सभापति ने सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान कहा कि कल का दिन राज्यसभा के लिए बहुत खराब दिन था। कुछ सदस्य सदन के वेल तक आ गए। उपसभापति के साथ धक्का मुक्की की गई। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका, माइक को तोड़ दिया, रूल बुक को फेंका गया। सभापति ने कहा कि इस घटना में से मैं बेहद दुखी हूं। उपसभापति को धमकी दी गई, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। घटना से आहत सभापति ने विपक्षी दलों के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हुसैन, के रागेश, एक करीम, राजीव साटव, डोला सेन है। सभापति ने कहा कि उपसभापति के खिलाफ विपक्षी सांसदों की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमों के हिसाब से सही नहीं है। सभापति की कार्यवाही के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। बता दें कि रविवार को कृषि विधेयकों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में पहुंच गए। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच नरेंद्र सिंह तोमर जवाब देते रहे। वहीं राज्यसभा में किसान बिल का विरोध कर रहे विपक्षी सांसद ने बिल छीनने की कोशिश की, जिससे उपसभापति का माइक उखड़ गया। हालांकि पास में ही खड़े मार्शल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उपसभापति की चेयर तक पहुंच गए। सदन में हंगामा कर रहे सांसदों ने आसन के सामने लगे माइक को तोड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में रविवार को हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जहां तक वह जानते हैं ऐसा राज्यसभा और लोकसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राज्यसभा में होने वाली यह बहुत बड़ी घटना है। जो हुआ वह सदन की गरिमा के खिलाफ था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेता का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा, बोले जेल से रोज फोन करते हैं लालू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव हो और लालू यादव का नाम ना आए ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर आरोप लगाए थे कि जेल में रहकर फोन से बात करते हैं, तो किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। मगर अब उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने ऐसे आरोप लगाए हैं। लालू यादव की पार्टी राजद के एक नेता ने आरोप लगाया कि लालू उनसे रोज फोन पर बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। इसके अलावा वह अन्य राजद के प्रत्याशियों से भी फोन पर बात करते हैं। यह बात आरजेडी के कमलेश शर्मा ने कही है। वह हाल में जेडीयू छोड़ आरजेडी में भर्ती हुए हैं और उन्हें लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सदस्यता दिलाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना की चाक चौबंद तैयारी, लद्दाख में राफेल और मिराज ने भरी उड़ान। जी हां दोस्तों, चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया है। हाल ही में वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान भी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना सुखोई एवं मिराज विमानों को वहां पहले से ही तैनात कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार राफेल विमानों ने लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में रविवार को भी उड़ान भरी है। सरकारी सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। कुछ मिराज विमान भी उड़ान भरते देखे गए हैं। वायुसेना ने विगत 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया था। इससे पूर्व जुलाई के आखिर में फ्रांस से 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचे थे। राफेल विमान जब वायुसेना में शामिल किए गए थे तब वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा था कि उन्हें सही वक्त पर वायुसेना में शामिल किया गया है। ये वायुसेना की ताकत में इजाफा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि गोल्डन एरोज को जहां भी तैनात किया जाएगा वह हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। बीच में खबरें आई थी कि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में पड़ने वाले कई हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों की तैनात की है, जिसके चलते भारत के लिए भी इस प्रकार का कदम उठाना जरूरी है। पिछले दिनों वायुसेना प्रमुख ने भी LAC के करीब स्थित वायुसेना केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। भारत और चीन के बीच कोर कमांडरों की वार्ता आज। भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडरों की छठे दौर की बातचीत आज मोल्डो में होने जा रही है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन की ओर मोल्डो में सुबह 9 बजे यह वार्ता शुरू होने वाली है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पहली बार विदेश मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के इसमें हिस्सा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भारत इस वार्ता में कुछ ठोस नतीजे निकलने की उम्मीद कर रहा है। भारतीय सेना लद्दाख में 20 ऊंची चोटियों पर काबिज। भारतीय सेना पिछले कुछ वक्त में पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के निकट टकराव वाले क्षेत्रों के आसपास 20 ऊंचाई पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। चीन और भारत के बीच सोमवार को कोर कमांडर स्तर की 6वें दौर की वार्ता के पहले भारत की सामरिक बढ़त को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच कोर कमांडरों की वार्ता आज। सेना का 20 से अधिक चोटियों पर वर्चस्व। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडरों की छठे दौर की बातचीत आज मोल्डो में होने जा रही है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन की ओर मोल्डो में सुबह 9 बजे यह वार्ता शुरू होने वाली है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में पहली बार विदेश मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के इसमें हिस्सा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भारत इस वार्ता में कुछ ठोस नतीजे निकलने की उम्मीद कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन से अलग 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समक्ष वांग यी के बीच हुई बैठक में दोनों पक्ष सीमा विवाद हल करने पर एक सहमति पर पहुंचे थे। इन उपायों में सैनिकों को शीघ्रता से हटाना, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना, सीमा प्रबंधन पर सभी समझौतों एवं प्रोटोकॉल का पालन करना और LAC पर शांति बहाल करने के लिए कदम उठाना शामिल है। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करने वाले हैं, जो लेह स्थित भारतीय थल सेना की 14वीं कोर कमांडर हैं, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लियू लिन के करने की संभावना है, जो दक्षिण शिजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर हैं। एक सूत्र ने कहा, वार्ता में भारत टकराव वाले स्थानों से चीनी सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाए जाने पर जोर देगा। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष एक और दौर की वार्ता करने जा रहे हैं। वहीं भारत ने पैंगोंग झील के करीब टकराव वाले स्थानों के आसपास 20 से अधिक पर्वत चोटियों पर अपना वर्चस्व मजबूत कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप को खत में जहर भेजने वाली महिला गिरफ्तार, जांच जारी। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस को मिले जहरीले रसायन वाले एक लिफाफे को भेजने की संदेह में एक महिला को न्यूयॉर्क कनाडा सीमा पर गिरफ्तार किया गया है। 3 कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने रविवार को द एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी। इस सप्ताह के अंत में व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले पत्र को रोक दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि महिला को अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने बफेलो के पास पीस ब्रिज की सीमा पर हिरासत में लिया और उसे संघीय आरोपों का सामना करने की उम्मीद है। उसका नाम अभी जारी नहीं किया गया। शनिवार को पैकेट में रसिन की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए 2 परीक्षण किए गए थे। व्हाइट हाउस में पहुंचने से पहले सभी पत्रों की छटनी और जांच की जाती है। लेकिन कैस्टर बीन्स से निकाले जाने वाला एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसका उपयोग आतंकी हमलों में किया जाता है। इसका उपयोग पाउडर, धुंध, गोली या एसिड के रूप में किया जा सकता है। यदि कोई जहर लेता है तो यह पेट और आंतों की उल्टी और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बनता है। संघीय जांच ब्यूरो और सीक्रेट सर्विस इस मामले की जांच
कर रहे हैं। FBI के वॉशिंगटन फील्ड कार्यालय ने एक बयान में कहा, FBI और हमारी अमेरिकी गुप्त सेवा और अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा साझेदार अमेरिकी सरकार की मेल सुविधा पर प्राप्त एक संदिग्ध पत्र की जांच कर रहे हैं। इस समय सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व में सबसे अधिक भारत में ठीक हुए 43 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित। जी हां दोस्तों, कोरोना के बाद अब स्वस्थ होने वाले के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर काबिज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि 43 लाख से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत के ठीक होने वालों की संख्या कुल वैश्विक रिकवरी का 19% हिस्सा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीके के विकास का काम प्रगति पर है, लेकिन जब तक यह नहीं आता है तब तक 2 गज दूरी सहित सामाजिक व्यवहार ही टीका है। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया में कोविड-19 रोधी 145 टीका प्री क्लिनिकल मूल्यांकन के स्तर पर है और इसमें से 35 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 30 टीकों के लिए समर्थन दिया गया है जो विकास के विभिन्न स्तरों पर है। इसमें से 3 वैक्सीन ट्रायल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में है। 4 टीके प्री क्लिनिकल मूल्यांकन के उन्नत चरण में हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, टीके के विकास का काम प्रगति पर है, लेकिन जब तक यह नहीं आता है तब तक 2 गज दूरी सहित सामाजिक व्यवहार ही टीका है। हर्षवर्धन ने कहा कि वायरस के शोध की दिशा में 2000 से ज्यादा वायरसों की जीनोम श्रृंखला तैयार की गई है। इसके अलावा 40,000 वायरसों के नमूनों का नीचे पागार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 110 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन दिया गया है। हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने के सरकार के साहसिक फैसले को लागू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों द्वारा जनता कर्फ्यू का पालन करना इस बात का प्रमाण है कि भारत इस महामारी के खिलाफ मिलकर खड़ा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। MSP था, है और रहेगा। किसानों से हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हूं, NDTV से बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जी हां दोस्तों, कृषि से जुड़े 2 विधेयक रविवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गए। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेंगे, लेकिन इसके साथ ही इन विधेयकों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक पर विरोध की आवाजें उठ रही हैं। एक तरफ विपक्षी दल राज्यसभा में इस बिल को लेकर वोटिंग की मांग कर रहे थे, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में किसान जगह जगह इसके खिलाफ सड़क पर थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज इस बिल पर NDTV से खास बातचीत में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। कृषि मंत्री ने कहा, मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूं कि MSP थी, है और रहेगी। अक्टूबर में नई फसल आएगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको खरीदने की प्रक्रिया चालू कर देगी। कृषि मंत्री ने कहा, ये बिल बिचौलियों को खत्म नहीं करेगा, बिचौलियों के शोषण को खत्म करेगा। इस बिल के माध्यम से जहां एक और किसान पूरे देश में अपने माल को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार व्यापारी भी मंडी के बाहर पूरे देश में माल खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस विधेयक के माध्यम से अब किसान स्वतंत्र हो गया है। पहले किसान को घर से चलकर मंडी में व्यापारी के पास आना पड़ता था, अब किसान को व्यापारी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब व्यापारी किसान के गांव में जाएगा और उसकी दाढ़ी सहलाकर बोलेगा कि किसान भाई, आप किस कीमत पर अपनी उपज बेचोगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, चीनी सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए चीन की सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। चीनी सेना भारतीय सेना पर हावी होने के वास्ते इन पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहती थी। सरकार के उच्च सूत्रों ने आज तक से बताया, हमारे जवानों ने 6 नई बड़ी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें मागर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, राचानाला, मोकपारी और फिंगर 4 रिज लाइन पर सबसे बड़ी चोटियां शामिल हैं। भारत को मिली चीन पर बढ़त। सूत्रों ने बताया कि ये पहाड़ियां दक्षिण से उत्तरी किनारे तक फैली हुई है। इस कामयाबी ने जारी संघर्ष के बीच भारत को विशिष्ट क्षेत्रों में चीन पर बढ़त दिला दी है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय और चीनी सेना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए संघर्ष 29 अगस्त के बाद शुरू हुआ, जब चीनी ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास थाकुंग क्षेत्र के दक्षिण में ऊंचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश की। चीन के मंसूबे नाकाम। सूत्रों के मुताबिक उस दौरान चीनी सेना की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए पैंगोंग के उत्तरी तट से लेकर झील के दक्षिणी किनारे तक कम से कम 3 मौकों पर हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। सूत्रों ने यह भी साफ किया कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पहाड़ियां LAC के चीनी हिस्से में है, जबकि भारतीय पक्ष द्वारा कब्जा की गई चोटियां भारतीय क्षेत्र में LAC पर है। भारतीय सेना द्वारा चोटियों पर कब्जा किए जाने के बाद चीनी सेना ने अपनी संयुक्त ब्रिगेड
की लगभग 3000 अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया है। इसमें रेजांगला और राचाना ला हाइट्स के पास इन्फेंट्री और बख्तरबंद सैनिक शामिल है। पिछले कुछ हफ्तों में अतिरिक्त सैनिकों के साथ चीनी सेना की मोल्डो गैरिसन भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा पूरी तरह से सक्रिय की गई है। बता दें कि चीनी आक्रामकता के बाद भारतीय सुरक्षा बल बहुत समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की निगरानी में सैन्य ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय कृषि इतिहास के लिए ऐतिहासिक क्षण, संसद में 2 कृषि विधेयक पारित होने पर बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में आज कृषि विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास हो गए। दोनों विधेयकों के सदन में पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।